Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So let's start with this new series GMAT Foundation. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि इससे प्रीवियस यूट्यूब की सीरीज आप ज़रूर देखिए, जहाँ पे पैसेज को कैसे रीड करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टोन्स का, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है. So in this particular series, we are going to explore different types of tones. We are going to decode each tone in a separate video so that you're absolutely sorted. You understand the concept in the right way. और ये जो mental fear of tone related questions हैं वो आप overcome कर जाएं. So let's begin with this series. My name is Juhi Narula. So what is the tone that we are going to discuss today? We are going to start with analytical tone because a very commonly seen tone in the RCs that you get in the GMAT exam. So let's begin with the discussion. तो देखिए, जब हम सबसे पहले बात करते हैं टोन की, तो समझने की ज़रूरत है कि टोन का मतलब क्या है. सो व्हाट आर द वर्ड चॉइसेस द ऑथर यूजेस इन हिज राइटिंग टू कन्विंस और टू पास ऑन हिज और हर पीओवी, राइट. तो बेसिकली हाउ द ऑथर हैज एक्सप्रेस द आइडिया, उसी को हम टोन कहते हैं. सो इफ यू गो बाय लिटरल definition, the tone of any given passage is author's emotion or feeling, usually towards a subject. Is the author excited while he's writing the article? Is he sad? Is he doing a plain analysis? Is he simply passing on the information? Is he very happy about the new policy that has been introduced? Is he content with the research? So you have to basically identify the mood of the author while you decode the tone question. Now यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसने किस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताकि वो अपनी ऑथोरियल वॉइस, जिसको कहते हैं ना, ऑथर की आवाज को कन्विंसिंग बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके और रीडर को अलाइन कर सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. तो आप जब देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड्स दिखेंगे: एटीट्यूड, टोन, स्टाइल, फीलिंग, एक्सेट्रा. सो हर क्वेश्चन में देर आर सर्टन टास्क वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. ये हमने प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको बोली थी उसमें हमने डिस्कस भी किया है. सो जब हम टास्क वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स की बात करते हैं, तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या काम करना है. जैसे आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि आपको मेन आइडिया डिटरमिन करना है, प्राइमरी पर्पस करना है, टोन करना है, राइट. सो वही हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन स्टेम केयरफुली. सो क्वेश्चन एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस. तो जब हम टोन का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में, तो हमें इस तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं: व्हाट इज द tone of the author, what is the attitude of the author, right, what is the feeling of the author while he or she is writing the paragraph. So this is how the questions can look like. The author's attitude towards global warming, right. So pick up this is called the task word, कि आपने attitude से समझा कि मुझे तो tone identify करनी है. Which of the following best describes the tone of the passage? Again, based on the statements in line 43 to 46, which of the following could be inferred about author's attitude towards socialism? So there could be one question which is based on the entire passage. जैसे अगर अपन इस question की बात करें, तो यहाँ पे आपको पूरे passage की holistic understanding होनी जरूरी है, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिस्कशन लीडिंग टू. तो जब तक आपको पूरी पकड़ नहीं बनेगी, आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो एटलीस्ट इतना स्टैंडर्ड रखिए कि 60 to 70% आप पैसेज समझ पाए, राइट. दिस इज क्रूशल. तो 60 to 70% अंडरस्टैंडिंग विल पुट यू इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टू रीच टू द राइट आंसर, स्पेशली ऑफ द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्वेश्चंस. मतलब इम्प्लिसिट वाले वो जो पूरे पैसेज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जहाँ पे प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, टोन, स्ट्रक्चर, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे, राइट. बाकी आप रिविजिट भी कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. गोल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिविजिट करना है. So there could be one particular question which is dealing. So इस question का देखिए, आप subject देखिए, तो it is the entire passage, right. So the tone of the entire passage. जबकि आप जो लास्ट क्वेश्चन स्टेम है उसमें देखिए, you have to specifically focus on author's attitude towards socialism.
सो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑथर ने एक न्यूट्रल पीओवी से स्टार्ट किया था, फिर एक फिलॉसफी को लेकर वो बिल्कुल अगेंस्ट है और टोन नेगेटिव चली गई, फिर बाद में उसने रेमेडियल सॉल्यूशंस दे दिए, तो अगर आपसे सेकंड पैराग्राफ की टोन पूछी वो क्रिटिकल है, बट आपको होलसम टोन का क्वेश्चन आ जाए तो वो बैलेंस्ड टोन है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट या टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कौन से टॉपिक को एड्रेस करवाना चाह रहा है आपसे। अगर आप टॉपिक अलाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे या ध्यान नहीं देंगे क्वेश्चन में, तो फिर आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पे अननेसेसरीली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें, हमें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि अच्छा टोन क्या है, ऑथर ने कैसे अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए, तो क्या ऑब्जर्व करें जिससे जो ऑथर का पीओवी है वो हम पकड़ पाए। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एग्जेक्टिव्स को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्रामर, दो सेंटेंस करेक्शन स्क्रैप कर दिया, बट कहीं ना कहीं जो हम बचपन में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते थे वो अभी भी इंपॉर्टेंट हैं आपको भाषा को इफेक्टिवली पकड़ने में। सो रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एग्जेक्टिव्स, तो जो क्वालिफायर्स होते थे, राइट, जिसको हम हिंदी में विशेषण भी कहते थे, तो वर्ड्स दैट टेल यू द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। तो एग्जेक्टिव्स को आपको पकड़ना जरूरी है। जैसे इफ यू सी आई यूज द टर्म इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, तो आपको पता चल गया ना कि मैम का जो टोन है टुवर्ड्स द साइंटिस्ट वो बहुत ही एडमायरिंग है, मैम ने इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। अब मैं बोलूँ हाफ हार्टेड थ्योरी, तो आपको हाफ हार्टेड से पता चल जाएगा मैम इज नॉट वेरी कन्विंस विद द आइडिया। तो आप जब भी जनरल रीडिंग भी करें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एग्जेक्टिव्स पे बहुत ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। सो आपको क्या करना है, सर्टेन वर्ड्स जो विच आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। टोन के क्वेश्चंस में एक और ये थोड़ी बड़ी समस्या रहती है कि बच्चों को कई बार ऑप्शंस में जो वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके मीनिंग नहीं पता होते, तो उनका डिलेमा रह जाता है कि यार ये टोन के क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट है, बट वो प्रॉब्लम वोकैबुलरी की ज्यादा है और टोन की कम है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आर यू एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद द टोन, कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ऑथर का एटीट्यूड क्या है, या आपको समझ में आ रहा है बट जो ऑप्शंस आपको दिखे हैं वो आपके लिए अनफेमिलियर है, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरली बोझा मत लीजिएगा टोन के क्वेश्चंस का बिकॉज ऑफ द पुअर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की लिस्ट में मे बी इन द अपकमिंग किसी सेशन में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, लास्ट सेशन में कर दूंगी जब सारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट टर्म्स का खत्म हो जाएगा, ताकि आपके पास एक हॉलिस्टिक लिस्ट रहे। So that we can do in the later upcoming part of the series, but important ये है कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हो। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को खासकर ऑब्जर्व करिए, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, जो डिस्क्राइबिंग फ्रेजेस होते हैं जिनको मॉडिफायर्स कहते हैं, उनको लेकर आप केयरफुल रहिए। तो जितना केयरफुली रीड करेंगे, जितना वर्ड्स पे अटेंशन देंगे, उतना पैसेज की पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अगर हम इस तरह का सेंटेंस पढ़ें, इफ यू आर राइटिंग अ पैसेज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड वन सेंटेंस रीड्स फॉर्चुनेटली दीज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सो टेक a look at these words, fortunately, brilliant, right, they were able to combine their wits and begin formulating promising solutions। so solutions को promising define किया, scientist के लिए brilliant term का इस्तेमाल किया। so we know that the overall discussion जो हो रहा है वो positive tone में हो रहा है। तो to begin with अगर आप fancy words तक नहीं पहुंच पा रहे, it is absolutely fine। बस आप ये कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल यहां तक की अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आई रिस्पेक्ट एंड ऑनर द साइंटिस्ट एंड आई कंसिडर देयर रिसर्च वैल्यूएबल एंड इंटेलिजेंट, so we can understand that the author has adopted a positive tone। so अब अगर ऑथर बोले कि irresponsible scientist है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ऑथर की जो एट्रीब्यूट है वो नेगेटिव है, हाफ बेक थ्योरीज है। so we will understand that the entire discussion that the author is trying to make is going in a negative direction, या author is unhappy about the idea, right। if we further proceed, now see this is the overall understanding कि भाई टोन का क्वेश्चन कैसे दिखता है, आपको एग्जेक्टिव्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। आने वाली अपकमिंग क्लासेस में भी मैं और स्ट्रैटेजीज आपको समझाऊंगी, बट देयर आर सर्टन टोन्स विच आर वेरी पॉपुलर। सो बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आपको रेयरली देखने को मिलती हैं जी मैट पैसेजेस में। सो टोन इज मोर और एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, नरेटिव, और ये चारों टोन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टोन है, हम एनालिटिकल टोन, उसको आज डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिकल टोन एंड देन वील रीड वन पैसेज विच हैज एनालिटिकल टोन। तो आप डेफिनेशन से
अलाइन कर सकते हैं द पैसेज दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, राइट? इट्स मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग थिंग सो दैट यू आर क्लियर विद द फंडामेंटल्स। जो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जाम एस करना है तो जितने सॉलिड फाउंडेशन होगी उतना आप इफेक्टिवली एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। पहले फाउंडेशन पे काम करिए, फिर स्ट्रैटेजीज सीखिए, फिर एक्यूरेसी डिराइव करने की कोशिश करिए, फिर टाइम पे काम करिए। एक बार ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो फिर आप टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में खुद को पुश करिए ताकि एग्जाम रेडी हो पाए, राइट? तो कॉन्सेप्ट्स और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू गो इन अ स्ट्रैटेजिक फैशन राइट इन द बिगनिंग ऑफ योर प्रेपरेशन। जब आपके फंडामेंटल सॉलिड नहीं है, आप टाइमर लगा के आरसीज कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप अननेसेसरीली प्रेशर ले रहे हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट? वो तो आपको डिमोटिवेट ही करेगा। पर डिमोटिवेट होना नहीं चाहिए क्योंकि आपने डायरेक्शन लेस काम किया। तो हर बार मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि स्पेशली जी मैट एस्पिरेंट्स में बड़ा बैरियर रहता है कि कहीं से कुछ भी अगर आप उठा लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और स्ट्रैटेजिकली फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर रहे तो फिर समस्या आती है, राइट? चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो एनालिटिकल वर्ड आपने सुना भी होगा। कई बार हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपको क्यों हम इस कॉलेज में सिलेक्ट करें, तो वो बोलता है कि मैम हमारा एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है। तो एनालिटिकल टोन, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी, ये 4 टोन्स पॉपुलरली हमें जी मैट में दिखती हैं। तो देखते हैं एनालिटिकल है क्या। सो एक एनालिटिकल टोन की जब हम बात करते हैं तो जब एक ऑथर एक टॉपिक को इवैल्यूएट करता है लॉजिकली, ब्रेकिंग डाउन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग देम सिस्टमैटिकली। यही तो आप समझाना चाहेंगे। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप कहते हैं मेरा तो एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, मैं बहुत लॉजिकल अप्रोच रखता हूँ। तो क्या मतलब है? एनालिसिस से वर्ड आया ना, एनालिटिकल कौन से शब्द से आया? एनालिसिस से आया। कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक टॉपिक को लॉजिकली डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बायस नहीं हो, तुम प्रेजुडिस नहीं हो, तुम सिर्फ एक साइड को नहीं कंसिडर कर रहे, तुम एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रख के हॉलिस्टिकली उस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से, और फिर अपना पीओवी प्रेजेंट करोगे, फिर अपना ओपिनियन प्रेजेंट करोगे, राइट? ऐसा नहीं ओपिनियन प्रेजेंट नहीं करोगे, ओपिनियन प्रेजेंट करोगे, पर उस मुद्दे को 360 डिग्री इवैल्यूएट करके हर एस्पेक्ट को समझते हुए फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम एक्सप्रेस करोगे, राइट? सो और जब इवैल्यूएशन होगा तो सिस्टमैटिक होगा, इट कैन नॉट बी रैंडम। नाउ इफ यू आर highlighting this particular scale या this particular term as your strength, the approach has to be very logical, right? It has to be driven by a particular type of reasoning that is gradually developed over the course of time, right? So जो टोन रहती है वो ऑब्जेक्टिव रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जब आप अपने नोट्स बनाए तो ये सारे वर्ड्स को लिखते रहिए। ऑब्जेक्टिव होना, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और इट शुड बी बैक्ड अप बाय डेटा। दैट्स क्रूशियल, नो? अगर आप कोई किसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं तो कितना सॉलिड तरीके से आप उसको नंबर से जस्टिफाई कर पाते हैं, डेटा से स्ट्रेंथन कर पाते हैं, वही उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी एक्यूरेसी को वैलिडेट करता है, राइट? रीजनिंग से और कंपैरिजन से वैलिडेट होना चाहिए। तो कहाँ देखने को मिलता है? तो जब आप एसेज पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स या एकेडमिक डिस्कशंस पढ़ते हैं, तो उसमें हमें यूजुअली कौन सी टोन देखने को मिलती है? एनालिटिकल टोन। अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक को जब लॉजिकली ऑथर एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा है, उसको सिस्टमैटिकली ग्रो करवा रहा है डिस्कशन को, उसको बैकअप कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है डेटा के साथ, रीजनिंग के साथ, नंबर्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और फिर अपना पीओवी प्रेजेंट कर रहा है, तो हम टोन जो यूजुअली कहते हैं वो एनालिटिकल कहते हैं, राइट? अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक्चुअली एक सैम्पल पैसेज दिखाती हूँ ताकि जो आपने डेफिनेशन सीखी आप उसको एक्चुअली में अप्लाई करके देख सकें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उनको ऑब्जर्व कर सकें इन दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पैसेज आर्टिकल that I've curated for you. So what I will do is I will leave the screen for a moment ताकि आप वीडियो को अच्छे से पॉज कर सकें। तो आइडियली आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज कर देना है यहाँ पर। स्क्रीन जब आप की पॉज हो जाएगी तो इसको अच्छे से रीड करना, राइट? उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना ताकि वट एवर आई एक्सप्लेन दैट डज मेक सेंस टू यू, राइट? चलिए अब मिलके रीड कर लेते हैं। आई एम श्योर आपने टाइम लेकर रीड कर लिया होगा। अब साथ रीड करते हैं। The rapid rise of artificial intelligence in various industries has sparked debates regarding its long-term implications, right? तो यहाँ पे इशू क्या है, मुद्दा क्या है, वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब ऑन वन हैंड तो देख रहे हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स, अगर आप, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्रीवियस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। तो जब आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स का बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल होता है।
enhances efficiency by automating repetitive tasks, thereby increasing productivity and reducing human error. तो इसने क्या किया, एक पीओवी बताया कि कैसे पॉजिटिव को डिस्कस किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी को इन्हांस करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करता है, कैसे, बाय ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिबेट है, उसने पहले पॉजिटिव पीओवी दे दिया, फिर उसको वैलिडेट करने के लिए पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर इंस्टेंस। तो यही हमने कहा था कि डेटा से, लॉजिक से, एग्जाम्पल से अपने आइडिया को रीजन आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको वैलिडेट करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, एब्सोल्युटली बीइंग अलाइंड विद द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल टोन दैट वी जस्ट लर्न। सो उसने बोला कि भाई हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पल लिया कि एआई पावर डायग्नोस्टिक्स हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड अर्ली डिजीज डिटेक्शन रेट्स। सो वन आइडिया प्रेजेंटेड, 360 डिग्री इवैल्यूएट करना है तो पॉजिटिव को इवैल्यूएट किया, उसको वैलिडेट करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। फिर देखिए ऑन द अदर हैंड, अब क्योंकि आपने कहा है कि आप सिर्फ वन साइडेड व्यू नहीं लेंगे एनालिटिकल टोन की, जब हम बात करेंगे तो ऑथर हर एस्पेक्ट से इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा जो भी एजेंडा ऑफ डिस्कशन है। अब उसने बोला वाइड स्प्रेड ऑटोमेशन रेजेस कंसर्न अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलरली इन लो स्केल इंडस्ट्रीज वेयर रेपिटेटिव टास्क आर प्रीडोमिनेंट। तो अब उसने पहले पॉजिटिव का पीओवी प्रेजेंट किया, एग्जाम्पल से वैलिडेट किया, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ा और फिर उसने रिपोर्ट दी। तो अंडरस्टैंड दिस, जो ही मैं आपको समझाना चाहती थी कि इट हैज टू बी वैलिडेटेड बाय व्हाट, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा, रीजनिंग, कंपैरिजंस। तो यही कर रहा है, उसको अपने रीजनिंग को बैकअप करने के लिए रिपोर्ट प्रेजेंट करी या रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन दी कि भाई रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सजेस्ट दैट व्हाइल एआई में एलिमिनेट सर्टेन जॉब्स, इट विल आल्सो क्रिएट न्यू रोल्स रिक्वायरिंग एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो आपने पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, पॉजिटिव डिस्कस किया, एग्जाम्पल दिया, नेगेटिव डिस्कस किया, या पहले हाँ नेगेटिव डिस्कस किया और रिपोर्ट दी, आपको रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया, फिर यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। तो आपने होलिस्टिकली एग्जामिन कर लिया, दोनों पक्षों को समझ लिया और अब आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, दस द रियल चैलेंज लाइज इन अपस्किलिंग द वर्कफोर्स टू अडेप्ट टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जो आपका पीओवी है, आपने अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा लिया, मुद्दे को डिस्कस कर लिया है, तो नाउ यू आर ट्राइंग टू कम टू अ कंक्लूजन। एथिकल कंसिडरेशन सच एज एल्गोरिथमिक बायस एंड डेटा प्राइवेसी must be addressed to ensure responsible AI deployment. Therefore, while AI presents promising opportunities, its integration must be managed carefully to balance efficiency with socio-economic stability. Clear application of the definition that we have learned. तो I am sure इस particular session के बाद आपको कोई confusion नहीं रहेगा that how analytical tone functions. My suggestion to you will be that analytical tone की जो definition है उसके important pointers का अपने लिए hand written note ज़रूर बनाएं और be consistent in your preparation. In the upcoming videos we'll explore more tones to give you a comprehensive understanding of this aspect. Till then, keep working hard, stay consistent. God bless you. Vijay Bhav.